स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एक देश बनता है आशाओं से, अपने बारे में वो क्या सोचता है और फिर देश के लोग मिलकर क्या करते हैं। 1947, 2026 एंड 2047, इन तीनों एस्पेक्ट्स में, इन तीनों टाइम जोन्स में भारत की जर्नी क्या रही, इसको डिस्कस करने के लिए आज आपके सामने इंडिया के अमंग द मोस्ट एस्टीम्ड इंटेलेक्चुअल मौजूद हैं। ओवर टू विजय सर। थैंक यू शशांक। सबसे पहले सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके के दिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, राष्ट्र के जीवन में आते हैं, तो ये अवसर होता है ये जानने का कि देखें कि पीछे क्या कर आए और आगे क्या करने वाले हैं। और एज अ प्राउड इंडियन हम लोग लगातार इस बात पे गर्व करते हैं कि हमने एक लंबी संघर्ष के बाद, एक लंबी बहुत शानदार प्रक्रिया से अपनी आज़ादी हासिल की थी। अब सवाल यह है कि हम आगे किस तरफ जाएंगे। पर्सनली मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस दिन को केवल एक प्रतीक की तरह मत देखिए। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस दिन की वजह से हम लोग एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश बनने की राह पर चले जिसमें कि हम सब लोगों को न्याय दे सकेंगे, सबको बंधुत्व दे सकेंगे, सब लोगों को आशाएं दे सकेंगे। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। एज़ फार एज़ ये विचार कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक आए हैं और आगे किस तरफ जाना है, आई एम श्योर हम सब लोगों के पास इस बारे में अलग अलग राय होंगी, पर मुझे लगता है कि ये एक अब तक एक शानदार यात्रा रही है और आई एम श्योर कि आगे भी हम बहुत अच्छी दिशा में जाने वाले हैं। जी। फर्स्टली माय बेस्ट विशेस टू ईच वन ऑफ यू ऑन आवर इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज का जो स्कोप ऑफ द डिस्कशन है हमारे साथी फैकल्टीज़ ने आपको बताया। ऑल आई विल से इज एंड आई विल क्विकली पास इट डाउन टू चंदन सर कि आज जब 2026 में है हमारे लिए एक स्टॉक टेकिंग का टाइम है, बिकॉज वी हैव कवर्ड अ साइजेबल जर्नी। वी आर ऑलमोस्ट 79 ईयर्स ओल्ड नाउ। अब 80वें साल में हम लोग घुस गए और जब हम बात करते हैं 2047 की, यानी कि 100 साल की, तो कहाँ हमने, क्या हमारी सफलताएं हैं, कहाँ हम चूके हैं और उन चैलेंजेस को हमको कैसे एड्रेस करना है, क्या कोई तरीका है भी कि नहीं, कैसे हम और आप मिलकर उसके सॉल्यूशंस को ढूंढेंगे। आई थिंक इट्स अ वेरी इनलाइटनिंग डिस्कशन दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पर्सनली। चंदन सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। सो जैसा कि सभी सर्स ने बता ही दिया है कि हमारी जो जर्नी रही है इंडिपेंडेंस की, इंक्लूडिंग द स्ट्रगल पार्ट, और उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि वी हैव क्रिएटेड इंडिया बट इंडियंस आर येट टू बी क्रिएटेड, तो वो प्रोसेस इन द मेकिंग है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि एज कंटेम्प्रेरी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, और आप में से बहुत से जो स्टूडेंट्स और जो लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो जेन जीज हैं, तो आज की डेट में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं हमारे देश के इतिहास की कि बेसिकली आई फील कि अब डिसाइड होगा कि एक्चुअली इंडिया अगले कुछ सालों में जो हमने विजन रखा है 2047 का, क्या उसको अचीव कर पाएगा, या उसको हम मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन हमें बहुत ही सीरियसली कुछ चीज़ों के ऊपर अपने कंसर्न्स शेयर करने चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, और अपने लेवल पर वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि किस तरीके से इस देश को प्रगतिशील बना सकें। तो फ्यूचर को अगर हमने सिक्योर करना है तो सर कहा जाता है कि अपने इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो अगर इतिहास की बात करें तो हमारे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश के स्वतंत्रता का एक विजन रखा, एक इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा दिखेगा। तो विजेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हैव वी बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग दैट इंडिया? चंदन जी, ये बहुत अहम बात आपने इस मायने में की है कि आप समझिए कि अब हम 80 साल आज़ाद देश के तौर पे पूरे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब लगभग हम उस स्थिति में हैं कि हमारे देश में अब कोई व्यक्ति बचा नहीं है, या बहुत कम व्यक्ति बचे होंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि अधिक व्यक्ति हैं जिनकी स्मृति में, ऐसे तो लोग होंगे जो 47 से पहले जिनका जन्म हुआ हो, लेकिन जिनकी सक्रिय स्मृति में गुलाम भारत उन्होंने देखा हो, उन्होंने महसूस किया हो, उसके बारे में राय बनाई हो, अब वे लोग हमारे बीच में संभवतः नहीं बचे हैं। इसका मतलब है कि अब हमारी स्मृति से भी वह परतंत्रता लुप्त हुई है। ये कई मायनों में सकारात्मक हो सकता है क्योंकि ये मैच्योरिटी दिखाता है, लेकिन ये कई मामलों में खतरनाक भी है, क्योंकि ये जो तमाम लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए, उनका क्या तसव्वुर था, उनकी क्या कल्पना थी इस देश को लेकर, अब सीधे बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं। अब ये इंटरप्रिटेशंस पर हो गया है, अब ये नैरेटिव्स पर हो गया है कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई का असली मंतव्य क्या था। इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें पिछले 80 साल की हमारी यात्रा, मैं कुछ चीज़ों को स्पेसिफिकली मेंशन कर सकता हूँ जिसको लेकर मैं गर्व करता हूँ। जैसे
तमाम संकटों के बावजूद मैं गर्व करता हूं कि हम लोकतंत्र हैं। मैं गर्व करता हूं कि हम लोगों ने इस बात को तय किया कि हम कोशिश करेंगे कि समाज में तमाम लोग बराबर होंगे। इसका मतलब भेदभाव के खिलाफ हमने सक्रिय भूमिका अदा की। हम गर्व कर सकते हैं इस बात पे कि वह तबका जो परतंत्र भारत में और उससे पहले भी लगातार वंचन की स्थिति में होता था, हमने उन्हें वॉइस देने की कोशिश की। ये स्ट्रक्चरली किया गया, ये दूसरी प्रक्रियाओं से किया गया। मुझे लगता है ये गर्व करने वाली बात, और ये एक छोटी बात नहीं है। सोच के देखिए ना, एक देश के तौर पे हम लोगों ने पहले दिन से अपने यहाँ स्त्रियों को मताधिकार दिया। हमने उन सेक्शंस को मताधिकार दिया जो सेक्शंस इवन डेवलप्ड दुनिया में लड़ रहे थे अभी बराबरी पाने के लिए। तो ऑल दीज थिंग्स आर पॉजिटिव्स एंड आई टेक इमेंस प्राइड इन इट। मैं जिस समय अपने वर्तमान से लेकर आलोचनाएं भी कर रहा होता हूं, लोगों को दिखाई देता है कि मैं चिंताएं व्यक्त कर रहा हूं, तब भी उस चिंता का आधार अक्सर यही गर्व होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने एक यात्रा तय की है और हम चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस यात्रा को हमने तय किया है, जो हासिल किया है, वो हमसे छिन ना जाए। सो वी हैव बिल्ट अ नेशन, वी कलेक्टिवली ऑल ऑफ अस। हालांकि ये भी सही है कि इसके दायित्व भी हैं। अच्छा देश अच्छे नागरिकों से बनता है, बुनियादी बात ये है। तो इसमें देखो सर, जब हम 80 ईयर्स की बात करते हैं तो जैसे घर के बड़ों की भी बात होती है, और कोई भी व्यक्ति अगर 80 साल का है तो उसमें एक तरीके से थर्ड जनरेशन विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है। तो कहा जाता है कि जो पहली जनरेशन है दे बिल्ड, द सेकेंड जनरेशन कंसोलिडेट्स, एंड इट इज़ द थर्ड जनरेशन जिसके ऊपर उत्तरदायित्व रहता है कि वो उसको आगे एक्सपैंड करे, फ्लरिश करे। तो शशांक सर, हमारे कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट्स के लिए, जेनजीज के लिए और हमारे सिटीजन्स के लिए क्या मैसेज है आपका इस पर? सबसे पहले तो जो ये पर्सनालिटीज़ आपको यहाँ पर दिख रही हैं, हमें एक जेन्युइन इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हाउ दे वर विजुअलाइजिंग इंडिया। और इंटरेस्टिंग बात है कि इन सभी के लिए इंडिया का आइडिया और उसके लिए जो फीचर्स थे वो ऐसा नहीं है कि एक ही थे। No, that this is very important. Diverse. हाँ, वो डाइवर्स थे। बिल्कुल, it has to be diverse. और इंडिया जब शेप हुआ तो उसमें से कुछ फीचर्स हमने जगह जगह से लिए। गांधी जी के जो आइडियल्स थे, दे वर नॉट जस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम। उनका कहना था कि ठीक है 1947 पॉलिटिकल फ्रीडम, लेकिन अभी कई तरह की और फ्रीडम है जो हमें अचीव करनी है। ऐसे जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज अ मॉडर्निस्ट। कई लोगों ने, मतलब जवाहरलाल नेहरू के पास पूरा मौका था, he could have been an authoritarian, yet he chose democracy। और जहां पर वो पढ़कर आए थे वहां पर जस्ट थिंकर J.S. मिल, उन्होंने कहा कि इंडिया में अगर तुमने डेमोक्रेसी अप्लाई कर दी फेल हो जाओगे। विंस्टन चर्चिल, अरे ब्रेक होने वाला है इंडिया। मतलब दे वर सेइंग कि आइडियाज दे रहे थे हमारे लीडर्स को कि अगर आपको भारत को, अगर आप आजाद हो भी रहे हो, पावर ट्रांसफर, वो तो यूज कर रहे थे, पावर ट्रांसफर कह रहे थे, तो तभी बच पाएगा जब तुम डेस्पोटिज्म रखोगे। बट दे चूज डेमोक्रेसी डिस्पाइट सो मच सर्कमस्टांसेस, जो उनको पूरा चांस दे रहे थे कि तुम ऑथोरिटेरियन बन सकते हो। तो यानी कि उन्होंने बिलीव किया कि डेमोक्रेसी के लिए लोगों को तैयार नहीं होना, डेमोक्रेसी को लोगों के दरवाजों पर नॉक करना है, लोगों को एम्पावर करना है, और लोग एम्पावर हुए हैं। एंड दैट इज, मतलब तभी कहा जाता है कि आप ये मत देखिए, कई लोग कहते हैं कि देखो अभी भारत में गरीबी है, अभी भारत में अशिक्षा भी है, और शायद वो लोग लोकतंत्र को उतना बेहतर नहीं जानते, लेकिन वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक वोटर्स हैं। वही लोग हैं जिनकी आज़ादी और चुनाव दोनों के महत्व को शायद किसी जो वेल्दी हैं या अपर मिडिल क्लास है उससे बेहतर जानते हैं। तो जो दायित्व है वो उन सब लोगों पर है, और हम सबका दायित्व है कि सबको कलेक्टिवली ऊपर लेकर आना है। तो भुवन सर, इस दायित्व को फुलफिल करने के लिए जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई रोड मैप कि वो क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आप जितने महानुभावों का यहाँ फोटो देख रहे हैं, उन सब में अगर एक चीज़ कॉमन है, और एज अ स्टूडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ता था, द वन क्वालिटी दैट बाइंड्स देम ऑल इज दैट दे हैड कॉन्शियंस, दैट दे इवेंचुअली लिसन टू व्हाट वाज राइट देयर इनर कॉल। और काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जो शायद यहाँ पे नहीं हैं, पर अगर आप एक सूत्र देखेंगे वो कॉन्शियंस ही है। जब फॉर एग्जाम्पल अंडरग्राउंड रेडियो चलता है उषा मेहता द्वारा, वो भी एक कॉन्शियंस था। या जब किस्सा ख्वानी बाज़ार का पेशावर में, जहाँ पे खुदाई खिदमतगार रेड शर्ट्स के ऊपर गढ़वाल राइफल्स को कहा गया कि आप गोली मार दीजिए उन लोगों को, और गढ़वाल राइफल्स ने गोली नहीं चलाया, दैट वाज अ सोल्जर लिसनिंग टू हिज और हर कॉन्शियंस। तो दैट इज द प्राइमरी गाइडिंग फोर्स फॉर ऑल ऑफ अस एज सिटीजन्स ऑफ दिस प्राउड कंट्री। काफ़ी दफ़ा हम लोग कहते हैं कि एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, वो एक अकेला आदमी ही था
जो एक अंडरग्राउंड रेडियो चला रहा था, वो एक अकेला आदमी ही था जिसने गोली मारने से मना कर दिया था, वो एक अकेला आदमी था जो बार बार अनशन पे बैठ रहा था। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर वैल्यू एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज माई प्राइमरी मोटिवेशन एंड मैसेज टू यू। वंडरफुल सर। तो सर अब स्टूडेंट्स को थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग आप में से बहुत से लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड कोई मैसेज उनके लिए और स्टडी आईक्यू की साइड से कोई इनिशिएटिव। देखिए, एज सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स सबसे पहले तो अपने मोटिवेशन को ढूंढिए। ओके, अब वो सही हो गलत हो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, बिकॉज यू आर एन इंडिविजुअल, यू हैव योर ओन विवेक का इस्तेमाल करेंगे आप। बट जब आपने अपना मोटिवेशन ढूंढ लिया है तो इस दिन और इस ऑस्पिशियस डे पे प्रण लीजिए कि यू विल डेडिकेट योर नेक्स्ट 6, 7, 10 मंथ्स एक्सक्लूसिवली टू दिस गोल। दोस्तों, यूपीएससी कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई अनसरमाउंटेबल चैलेंज नहीं है ये, बट आपको फुली डेडिकेट होना पड़ेगा। जैसे हम लोग काफ़ी दफ़ा क्लास में कहते हैं कि यू विल हैव टू एंटर इनटू दैट साधु मोड जहाँ पे आपको बस अपना लक्ष्य दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे डाइवर्जेंस आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, एंड एज फैकल्टीज वी ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट इवेंचुअली प्रोफेशनलिज्म क्या होता है कि आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रता से, तन्मयता से बढ़ते चलें। आई थिंक दैट इज one aspect that you should completely start to work on from today itself, given that we are celebrating our Independence Day. एंड स्टूडेंट्स, अगर आप स्टडी आईक्यू के साथ अपनी प्रिपरेशन पूरी करना चाहते हैं तो जस्ट लेटिंग यू नो कि हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर करंटली यू कैन गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, दैट इज 79%। और अगर आपको यूपीएससी रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी फेस किया है कि मैं एक प्राइवेट जॉब जब कर रहा था तो उसमें एक एनर्जी प्रोजेक्ट था। उस एनर्जी प्रोजेक्ट को हमने सिविक लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना था, जिसके लिए हमारी एक फाइल लटकी हुई थी फॉर नियरली 6 मंथ्स। लेकिन डीएम के साथ एक अपॉइंटमेंट, उन्होंने विद इन 1 मिनट उसके ऊपर सिग्नेचर किया, अपने सबऑर्डिनेट्स को कहा कि कोऑपरेट करें एंड दैट प्रोजेक्ट वाज एबल टू इम्प्लीमेंट। तो सिविल सर्विसेज इर्रेस्पेक्टिव कि आज फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ रीजंस वो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में पावर यहाँ पर है और उस पावर को जुडिशियसली यूज़ करके जो 2047 का हम अपना एक सपनों का भारत विजुलाइज करते हैं और जो एक स्वर्णिम काल की तरफ हम आगे प्रवेश कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज आपको वो पावर प्रोवाइड करेगी जिससे उसको आप अटेन कर सके, उसको वास्तविकता में तब्दील कर सके। सो अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में यू आर इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, तो स्टडी आईक्यू की पूरी टीम आपके साथ है। और आप हमारे साथ अगर काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो 76400300, this is the number on which you can call. Our best counselors will be there to guide you in the best possible manner. So इसी के साथ साथ 2027, 28, 29 तीनों बैचेस हैं, तो लैंग्वेज और टारगेट ईयर की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। लैंग्वेज में देर आर सम पीपल हु आर कंफर्टेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो जब हिंदी में अपनी मातृभाषा में वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो उनको कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है, और कंटेंट इंग्लिश में मिलने से यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस दैट इन योर मेन्स आंसर शीट्स इन अ वेरी ब्रिलियंट एंड एलोक्वेंट मैनर। सिमिलरली हिंदी माध्यम के छात्रों से निवेदन रहेगा कि वो हिंदी में ही पढ़ाई करें, क्योंकि जो विचारों की अभिव्यक्ति हिंदी में हो सकती है वो इंग्लिश में आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको पढ़ाने वाले भी उसी शैली का प्रयोग कर रहे हैं जो आपको अपनी मुख्य परीक्षा में करनी है, तो सोने पे सुहागा है। एंड सम स्टूडेंट्स जो हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं है, दे कैन डेफिनेटली प्रिपेयर वेल इन आर प्योर इंग्लिश बैच, जिसको हम रेजोल्यूशन बैच कहते हैं। एंड दिस इज द बैच ऑफरिंग्स जिनके बारे में हम टाइम टू टाइम बता चुके हैं। तो शशांक सर, फ्यू वर्ड्स ऑन दिस। केवल कोर्स कंप्लीट करना दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेटली आपकी क्लासेस ऐसे स्ट्रक्चर्ड हों कि हर एक क्लास के बाद आप उसमें उस टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को करने में कॉन्फिडेंट हों। तो स्टडी आईक्यू के जो बैचेस हैं, इसमें एस का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्लास, वो ऐसे स्ट्रक्चर्ड हैं। फर्स्ट पार्ट में रिवीजन है, फिर सिलेबस कंप्लीशन, और फिर PYQs हैं, दैट इज लाइक प्रूफ ऑफ डिलीवरी। फिर मेंटरिंग है, और मेंटरिंग में इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 1-to-1 मेंटरिंग है, और प्लस आप जब मेंटर से कनेक्ट कर रहे हैं तो मेंटर आपकी जर्नी के बारे में ऑलरेडी जानता है, क्योंकि आपने कितना पार्ट कंप्लीट किया, टेस्ट में आपके क्या रिस्पॉन्स आए, उसका पूरा डेटा, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, वो आपके स्मार्ट डैशबोर्ड पर शो होता रहता है। असेसमेंट रेगुलर है स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, यानी कि आप सब्जेक्ट वाइज कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर ये मेजर आपके सामने शो हो रहा है तभी आप वहाँ पर इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि रैंडमली तो फील गुड फैक्टर आता रहता है कि हमने आज पढ़ा है तो इट मीन्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर गोल।
लेकिन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जब तक ये ऑब्जेक्टिवली पता नहीं होगा तब तक वहाँ काम करना मुश्किल होगा। तो ऐसे में आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। रिवीजन आप खुद तो करते हैं, फैकल्टी तो क्लास में करा ही रहे हैं, प्लस मेंटर्स के अलग स्पेशली कोहोर्ट सेशंस हो रहे हैं जिसमें कि आपके रिवीजन को टास्क देकर फिर वो कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरी आपकी ले रहे हैं जिससे कि वो रिवीजन का मोमेंटम में वो आपको हेल्प कर सकें। और जो टेस्ट प्रैक्टिस है वो ऐसी है कि जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो स्टडी IQ आपको रिवाइज भी कराएगा पूरा GS सिलेबस, जिसमें कि हर एक क्लास के बाद 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें PYQs हैं और MPQs हैं। तो इसमें टोटल आप 3500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर 3500 क्वेश्चंस आपने अक्रॉस GS सिलेबस कवर कर लिए हैं, SIP जो इसी का पार्ट है, तो डेफिनेटली आप प्रीलिम्स में जब एंटर करेंगे तो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। मतलब जो नयापन UPSC डालता है तो उसमें आप कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि इतने सरप्राइजेस हम पहले ही आपके टेस्ट में रख देते हैं। जैसे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी कि आपको केवल बैक पैक करना है, दिल्ली आना है, फूडिंग, लॉजिंग, रहना खाना सब स्टडी IQ आपका देखता है। और फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में विजयन सर के सवाल और फिर उनके जवाब वो आपका माइंड ओपन कर देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी के वो पहलू जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था, अच्छा ये ऐसे लिया जा सकता है, तो यहाँ पर फिर एक तरीके से वो जो पोस्टमार्टम है वो तो सर करेंगे आपके साथ। तो दिस इज़ इट। अच्छा, इसके अलावा आप जब एग्ज़ाम ये प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो साथ में अगर कुछ और एग्ज़ाम्स भी आप दे रहे हैं जिसमें कि सेम कंटेंट यूज़ हो रहा है और वो सिलेक्शन आपका आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अब स्टडी IQ कह रहा है कि आपको उन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी। एक बार आप इस कोर्स में आए हैं तो जो प्लान बी वाले कोर्सेज हैं वो आपके लिए ऑलरेडी ओपन कर दिए गए हैं। तो बस आप आइए और फिर सक्सेस मिलने के लिए ना बस लग जाइए। लेट दिस कोर्स स्ट्रक्चर वर्क फॉर यू। और इसमें दोस्तों कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा कि सिंस 2023 जो UPSC 2023 के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए, जब हमने अपना पहला फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर दिया था इन 2022, तो उसके बाद लगातार एवरी ईयर वी आर प्रोड्यूसिंग बेटर रिजल्ट्स। एंड मेंटरशिप, खासकर हमारा जो आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, देखो देयर आर मेनी मेंटरशिप है ना, बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, दे ऑफर इट, लेकिन ऑन रिकॉर्ड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने ये बात कही है कि स्टडी IQ में जिस लेवल की मेंटरशिप मिलती है, जिस लेवल का एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलता है, इट इज़ अनमैच्ड। और एक स्टूडेंट, हर स्टूडेंट देखो यूनिक है, और जब तक एक स्टूडेंट की उसकी पर्सनलाइज्ड पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करके उसको उसके हिसाब से अगर गाइडेंस नहीं मिलेगी तब तक रिजल्ट भी नहीं आता। तो दैट इज समथिंग रियली कूल। एंड आशीष शर्मा रैंक 12 स्टडी IQ के क्लासरूम प्रोग्राम की स्टूडेंट रह चुकी हैं। दीक्षा पाटकर रैंक 88 अगेन क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट। एंड आकांक्षा सर की स्टूडेंट रह चुकी हैं PSI ऑप्शनल की। एंड जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी शुरू कर रहे हो उसको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सजेस्ट करूंगा कि अपने ऑप्शनल की और GS की साथ तैयारी करना, क्योंकि अगर ऑप्शनल आपका कमज़ोर रह गया तो मेरी तरह 3 नंबर से आप इंटरव्यू कॉल से रह सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मूविंग ऑन सर, ये हमारी पूरी टीम है, राइट। अ लॉट ऑफ दीज टीचर्स आप लोग ऑलरेडी यूट्यूब पर देखते रहते हैं, राइट। हमारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। एंड आई थिंक सर PSR ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ और बाकी सब रेस्पेक्टेड फैकल्टीज़ हैं। जो भी आपका ऑप्शनल, बिकॉज ऑप्शनल का फैसला सबसे क्रूशल फैसलों में से एक है। समझ लीजिए कि 500 मार्क्स आउट ऑफ 1750, दैट इज़ 28.5%, इतना वेटेज है। अगर आप 50 to 53% ला रहे हैं तो आप टॉपर में हैं। तो इतना वेटेज वाले पोर्शन को तो आपको पहले और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर ह्यूमैनिटीज़ वाले ऑप्शनल है तो डेफिनेट GS में भी आपको एडवांटेज मिलेगा। तो उसके जो बैचेज हैं वो भी रिसेंटली स्टार्ट हो रहे हैं, तो यू कैन जस्ट कॉल अप स्टडी IQ एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑल द हेल्प दैट इज़ रिक्वायर्ड। चॉइस ऑफ ऑप्शनल के लिए भी अगेन 76400300 पे आप कॉल करके अपने टेम्परामेंट और अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से चूज कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी, आई डोंट थिंक सो ना, कुछ ऑप्शनल तो खैर हमने छोड़े हैं, बट वी आर कवरिंग अ वेरी वाइड डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शनल। ठीक है, एग्रीकल्चर, फिलोसफी, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो कई सारे ऑप्शनल आपको प्रोवाइड होते हैं, इंक्लूडिंग PSI, सोशो, एंथ्रो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सो ऑन। एंड नाउ सर, अब सवाल है कि यहाँ पर आई थिंक विजेंद्र सर हैज़ द अथॉरिटी टू कमेंट कि इज इंडिया वेयर इट शुड बी। वेल, जैसा मैंने बताया कि हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर हमारे पास गर्व करने के लिए कई चीज़ें। जी सर। बट डज इट मीन कि क्या हमारे पास चैलेंजेस नहीं है? क्या हम सिर्फ यहीं तक पहुंचना चाहते थे या कहीं हमारी जो अपेक्षाएं थी वो इससे ज़्यादा थी? आई बिलीव कि ऐसा निराश होने वाली स्थिति नहीं है। हम मानते हैं कि हम लोगों ने एक यात्रा तय की है और वर्तमान में ये जरूर है कि कुछ
पुरानी चली आ रही चुनौतियां, जैसे कि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जो समस्याएं थी, हम जानते हैं कि आर्थिक समस्याएं जिस किस्म की होती हैं, बेरोजगारी की, विकास की समस्याएं, वो हम लोगों के पास लगातार चलती आ रही थी और अभी भी कुछ बनी हुई है। ऐसे कुछ सोशल इश्यूज भी अभी बने हुए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम 80 साल की इस यात्रा को लेकर हमारे पास ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन्हें लेकर हम गर्व करेंगे। ये अलग बात है कि आने वाला समय जो है उसके लिए हमारी अपेक्षाएं और चुनौतियों को हैंडल करने की ज़रूरत है। खासतौर से सोशल और पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनमें मुझे लगता है कि हमें बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि हम लोग जो एक राष्ट्र के तौर पर विकसित हुए थे, जिस सद्भाव के आधार पर विकसित हुए थे, जिस एक दूसरे के प्रति सम्मान के आधार पर विकसित हुए थे, जिस डाइवर्सिटी को लेकर विकसित हुए थे, ये उसे बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है और वर्तमान समय में ये चुनौती लगातार दिखाई देती है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी, और बार बार जो जेनजी के लोग हैं वो आश्वस्त करते हैं, एक के बाद एक वे ऐसे उदाहरण पेश करते हैं जिसके बाद हमें लगता है कि नहीं, वे लोग कॉन्शियस हैं, वे लोग चेतन हैं, और अगर किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो मेरी और मुझसे सीनियर पीढ़ी लगातार मौजूद रहना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन येस, देयर आर चैलेंजेस एंड आई एम श्योर भविष्य में हम उन चैलेंजेस को सही से उसका सामना करेंगे। बिल्कुल। भुवन सर जी, तो 21 साल बाद हम 2047 को देखने वाले हैं और हमारे जो पुत्र हैं जी वो उस समय पर एलिजिबल हो जाएंगे यूपीएससी के लिए। मतलब हम दोनों हाँ, जितनी हमारी पूरे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं एक्चुअली, तो दे विल बिकम एलिजिबल। तो उस समय को आप विजुलाइज कर पाते हो? यस। किस तरह का विजन है आपका? मतलब व्हाट काइंड ऑफ इंडिया डू यू इमेजिन कि 2047 में हम कहाँ तक पहुँच? सर चंदन सर, मे आई स्पीक एज अ फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट फॉर दिस? ऑफ कोर्स सर। दोस्तों, व्हेन आई लुक एट what world will my son grow in and obviously the entire sons and daughters of India, जब हम 2047 की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। एंड आई विल स्पीक प्योरली फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव। हम लोग सुनते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी। जिनको नहीं पता होगा इसके बारे में, इट बेसिकली मीन्स कि हमको जैसे ये धरती मिली थी अपने नाना नानी दादा दादी से, हम प्रयास करें कि हम इस धरती को, इस हवा को, इस पानी को वैसे ही हम लोग सुपुर्द करें नेक्स्ट जनरेशन को। और जब हम आज देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का जो भी एक अगली रूप हम सबके सामने आ रहा है, अब वो चाहे रिवर्स का मेल्टिंग हो, फ्लैश फ्लड हो, ग्लेशियर्स का मेल्टिंग हो, या फिर अर्थक्वेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो एक तरीके से अनसाइंटिफिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं, आई एम फ्रैंकली स्केर्ड बिकॉज आई नो दैट द कमिंग डेज, अगर आपको इस साल का गर्मी ज़्यादा लग रहा है, आप खुद सोचिए 20 साल बाद क्या होगा। आपको अगर इस साल का बारिश कम या ज़्यादा जैसा भी लग रहा है, आप खुद सोचिए 20 साल बाद मानसून में क्या वेरिएबिलिटी आएगी। और मानसून में वेरिएबिलिटी आना मतलब मेरे पूरे भारत के भाग्य में वेरिएबिलिटी आना, क्योंकि वहाँ पे आप फिर इकोनॉमिक्स जोड़ते हैं, आप सोसाइटी जोड़ते हैं, आप पॉवर्टी देखते हैं। तो चंदन सर, टू 100 बात की एक बात, एज अ ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट टीचर आई एम फ्रैंकली वेरी स्केर्ड बिकॉज द वे वी हैव चोजन, एंड आई डोंट ब्लेम इंडिया फॉर दिस। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ प्रॉब्लम दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय इंडिया, बट वी आर गोइंग टू बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट, गिवन दैट वी हैव 140 करोड़ का पॉपुलेशन। हिमालय के ऊपर हम वाटर सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट हैं, कोस्टल लेंथ हमारे 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो वी स्टैंड टू लूज अ लॉट, एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द एंटायर कंट्री, पर जब हम बात करते हैं एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन की, जहाँ पे महिलाओं के बारे में आप सोचते हैं, सीनियर सिटीजन्स, बच्चों के बारे में, दिव्यांगजन्स के बारे में, आई थिंक वी हैव टू प्रिपेयर अ लॉट मोर diligently. We have to be working towards a sustainable solution, sir. And I'm not sure how will we do it, but I pray to God for the sake of our children that we somehow manage to give to them a better future than what it is being projected currently. Very well said, sir. शशांक सर, तो पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जोग्राफिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, इसमें सोशो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्या इन सारी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं ठीक करने की एक कुंजी रखती है? जब भी प्रॉब्लम्स उठती हैं तो एक लेवल के बाद वो एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट बनती है। बिल्कुल। वेस्टर्न कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जर्मनी, इस बार जर्मनी की जो गर्मी है हिला दिया है लोगों को। दे हैव ग्रीन पार्टी, डेडिकेटेड पार्टी डूइंग पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरमेंट। राइट नाउ वी डोंट हैव सच पार्टीज एंड सच काइंड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो जैसे कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं तो ये हम सबका दायित्व है कि हम इन इश्यूज़ को प्राइमरी पॉलिटिकल इश्यूज़ बनाएं, और अगर हम बनाएंगे तो उस पर काम होगा। लेकिन एक और बात फैक्ट है कि इंडिया इज जस्ट वन, जबकि इन इश्यूज़ में जुड़े हुए हैं और भी लोग, और उसमें से कई ऐसे देश हैं जो पहले फ्लैग बियरर थे,
ग्लोबल पुलिसमैन थे कि वॉट एवर गुड और बैड इज गोइंग टू हैपन दे आर देयर टू टेक स्टैंड, बट अब वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं. दैट्स अ कंसर्न. यूरोप जैसे देश, उसमें से कुछ देश हैं दे आर फॉर कमिटमेंट, देयर आर नेशंस हु आर बैक ट्रैकिंग, तो दैट इज अ कंसर्न. सो इंडिया 2047 इन कंटेक्स्ट ऑफ इश्यूज जो सर ने कहा, इसके लिए ग्लोबल कॉमन इसको समझना होगा और उसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन इज नेसेसरी. बट हम केवल दूसरों की तरफ देखें और खुद ना करें तो उससे भी काम नहीं बनेगा. सर मैंने एक कोट सुनी थी कि आई मे नॉट बी द सन दैट कैन ब्राइटन अप द होल वर्ल्ड, बट आई कैन बी अ स्मॉल लैम्प जो अपने आसपास के विसिनिटी में रोशनी दे सकता है. तो सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, अगर जैसे कई सारे एस्पिरेंट्स आपसे इंस्पायर होते हैं, शशांक सर, भुवन सर से इंस्पायर होते हैं, एंड लेट्स से दे क्रैक द एग्ज़ाम, तो उनको क्या वो पिक्चर दिखा सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम क्रैक हो गया तो फॉर देयर सेक, फॉर द फैमिली सेक एंड फॉर द सेक ऑफ अ कंट्री, किस तरह से वो अपने काम को हमारे देश को प्रगतिशील बनाने के लिए और जैसे इशू सर ने हाईलाइट किए हैं उनको फाइट करने के लिए क्या भूमिका निभा सकते हैं? सी लेट अस अंडरस्टैंड, जब आप नौकरशाही का हिस्सा बनते हैं, आप चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, चाहे आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, कहीं भी किसी भी जगह पे आप पहुंचते हैं, तो आप कुछ भूमिका जो आपको प्रदत्त भूमिकाएं हैं उनके लिए वहाँ होते हैं. जी. अगर आपका चयन होता है तो आपके पास दोनों चीज़ें, एक तो आपका दायित्व है कि आप उनको पूरा करेंगे क्योंकि आपको इसीलिए अपॉइंट किया गया है, आपने यही सपना लिया था, और दूसरा आपके पास अवसर है कि आप उस जगह पर जिस जगह पर आप हैं उस जगह पर अपने रोल को ठीक से अगर प्ले करेंगे तो इट विल कंट्रीब्यूट टू सॉल्यूशंस लाइक दिस. ये एक समस्या नहीं है, हर क्षेत्र में इस किस्म की समस्याएं होंगी और आपकी भूमिका पर निर्भर करेगा. हालांकि आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऑल्सो. प्लीज समझिए, मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूँ, एक बहुत अच्छा अधिकारी, ठीक है, वो एक जिस जगह पर है उस जगह पर डेफिनेटली प्रभाव डालेगा, लेकिन अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने सिस्टम कैसा इवॉल्व किया. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अधिकारी आज है, कल उसका ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या वह जगह फिर से पहली जैसी हो जाएगी. इसलिए probably we need to have a collective sense also, but yes, if you are aspiring, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इसका हिस्सा होना है, then you need to understand कि ये केवल एक नौकरी जैसी चीज़ नहीं है. Then you'll have to play the constructive role, and बहुत सारे लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं, इसलिए आपको उस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से निभाना होता है. बिल्कुल सर. तो यहीं पे सर, भुवन सर जी, सिविल सर्विसेज पावर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी? You are really good at rapid fire. It's both. It's both. Of course, both. See, दोस्तों, I'll tell you something. You have a very, I wouldn't say incorrect picture in your head, but you have a very ideal picture in your head of what civil service is. I'll tell you something. It's going to be hard work from day one, and you are working in a system जहाँ पे separation of power आपने सुना हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि आप अपने मन मर्जी मुताबिक आप सोच रहे हैं कि हम तो जाके पूरा रातों रात हम चेंज कर देंगे भारत को. वैसा नहीं होगा. You will be facing political problems, economic issues, social challenges, environmental issues. 10 तरह के issues होंगे. My only advice to you, as and when you get selected in this civil service of this great country, is focus on what you can get done, rather than what are the challenges, what's stopping you. क्योंकि आपका समय काल कितना है? 30-35 साल का आपका एक करियर है. उस 35 साल में जब आप रिटायर करोगे, when you look back, तो चलो आप पैसा तो बहुत कमाओगे, इज्जत बहुत कमाओगे, लाल बत्ती में बहुत घूमोगे, बट थिंक, डिड आई मेक वन पॉलिसी, वन चेंज जहां पे भारत का किसी एक गांव, किसी एक ताल्लुक, किसी एक शहर में आपको याद रखा जाता है? अगर वो आप कर लेते हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. यू हैव कंट्रीब्यूटेड एनफ फॉर वन सिविल सर्वेंट फॉर वन लाइफ. ऑल्दो अगेन देयर इज अ फेमस बुक दैट वन लाइफ इज नॉट एनफ टू सर्व दिस कंट्री, बट अगर आप इतना सा भी माइन्यूट सा भी काम कर लिए, यू हैव डन अ गुड जॉब. शशांक सर, आपकी पॉलिटिकल साइंस के कई सारे थिंकर्स का आप मेंशन करते हैं, एंड आई पर्सनली रियली लाइक द वे यू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस अबाउट देम और उनकी थ्योरीज को जिस तरीके से एलोक्वेंटली प्रेजेंट करते हैं. तो इस टॉपिक के ऊपर, वेदर सिविल सर्विसेज दे एम्पावर यू या फिर ये जिम्मेदारी है, इसके ऊपर आप कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगे? पावर के लिए तो हम कहेंगे कि सबसे पहले तो एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि कई लोग जब सर्विस में एंट्री कर रहे हैं तो यूपीएससी बोर्ड भी आपकी मैच्योरिटी अबाउट पावर को चेक करता है. इफ यू आर कंसिडरिंग कि इंस्टीट्यूशन इज द वन हु इज विच इज हैविंग पावर, दैट्स नॉट द फैक्ट. पावर तो डिस्पर्स्ड है. आपने थिंकर को कोट करने के लिए कहा तो फुकू, पावर इज लाइक मतलब कैपिलरीज अक्रॉस सोसाइटी. आपको लगेगा कि आप हैं इंस्टीट्यूशन में, आप उस पोस्ट पे हैं और आप ही सब कुछ कर देंगे, नहीं. इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, जैसे कि सर ने कहा था. तो यू नीड टू नो कि हाउ पीपल आर पावर सेंटर्स. पीपल आर एक्चुअली पावर सेंटर्स ऑन मूव.
आपका टैक्ट ये है, आर यू एबल टू ब्रिंग देम टुगेदर फॉर राइट वर्क एंड गेट दोज थिंग्स डन। अगर आप ये कर पा रहे हैं, मीन्स आपके अंदर वो मैच्योरिटी है कि आप अपना रोल समझ रहे हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। सब कुछ आपको नहीं करना होता, सब कुछ आप कर भी नहीं सकते, बट हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग कि सब कुछ पावर सेंटर भी आप नहीं है और पावर डिस्पर्स है, दैट इज वन लर्निंग दैट आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट। इस माइंडसेट के साथ आई थिंक सर कोई भी एस्पिरेंट अगर क्लियर करता है एग्जाम, तो ट्रू और सही मायने में जो लोकतंत्र है तो वो हमारा सशक्त हो पाएगा। आई थिंक आपका क्या कहना है सर विजेंद्र सर? आई थिंक आई ब्रॉडली एग्री विद व्हाट यू दीज पीपल हैव सेड, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पहले तो वो जो दबंग सर्वशक्तिमान वाली छवि है उससे बाहर निकलें। दूसरा, हम इस बात को समझें कि हम एक डेमोक्रेसी हैं। तीसरा, हम इस बात को भी समझें कि समाज में सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ न्याय से भरा हुआ नहीं है, सब कुछ बराबरी से भरा हुआ नहीं है, और एक व्यक्ति उससे दूर भी नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर उस दिशा में, तब आप 4 गलती भी करेंगे तो लोग उसे माफ़ करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर आप केवल सत्ता के मद के लिए आपको लगता है कि ये नौकरी है और इस नौकरी से आप बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे, आई हैव माई डाउट्स अबाउट दैट। सो मेरा संदेश तो केवल यही हो सकता है कि दरअसल आपको इस पूरे सिस्टम में अपनी भूमिका को समझना है और उस भूमिका का जितना यथाशक्ति आप अच्छा निर्वाह कर सकते हैं वो करना है। बिल्कुल सर। और स्टूडेंट्स, आई नो हम सब भी एस्पिरेंट्स रह चुके हैं और हमारी इनिशियल मोटिवेशन ऑफ कोर्स पॉपुलर कल्चर से आती है, सिनेमा, वेब सीरीज़। तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 12th फेल, सरफरोश, सिंगम इस तरह की मूवी से बाहर निकल के ना डू वॉच थिंग्स लाइक डेली ग्राइंड, जहाँ पर रियलिटी बताई गई है। ब्लैक वॉरेंट एक बड़ी अच्छी सीरीज़ है, तो उसमें एक्चुअली रिसेंटली आई हैपन टू वॉच दैट, और उसमें एक्चुअली बताया कि एक छोटे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर उसमें नीयत है, उसमें सच्ची निष्ठा है, तो किस प्रकार से अपने डिपार्टमेंट को, अपने इंस्टीट्यूशन को क्लेंस करने के लिए, उस इंस्टीट्यूशन से वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करवाने के लिए जो उसको करने चाहिए तो वो कर सकता है। एंड वेरी वंडरफुली पुट शशांक सर, कि जिस टाइम पर आप ये समझ गए कि जो पावर है इट इज़ ऑल परवेसिव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आप वो पावर डेलीगेट करके वो चीज़ करवाना सीख गए, तो आई थिंक यू विल टर्न आउट टू बी वंडरफुल सिविल सर्वेंट। तो फाइनली सर, एनी मैसेजेस ऑन इंडिपेंडेंस डे? वेल अगेन आई एम रिपीटिंग इट, प्लीज समझिए कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। अगर आप अपने दिमाग को, अपने मानस को इन भेदभाव से आज़ाद नहीं कर पाए हैं, किसी को लुक डाउन करना, किसी को अदर की तरह देखना, इससे आज़ाद नहीं कर पाए हैं, तो देश अभी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ है। देश की पूरी आज़ादी का मतलब ये है कि आप इस किस्म की जो सोच है उससे भी अपने आप को आज़ाद करने पर ध्यान लगाएं। थैंक यू। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।